लाइफ। हेलो हेलो हेलो। माइक। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बदंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाला है मेरे भाई हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेमोरी, है ना। इससे पहले की क्लासेस में हमने अपने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत गहराई में जाना। जो जो डिवाइसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं, जैसे कि आपकी कीबोर्ड, जैसे कि आपका माउस, मॉनिटर या फिर प्रिंटर, उन्हें हमने बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ों को समझा। प्रिंटर में हम बहुत ज़्यादा डीप तक भी गए, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर हमने थोड़ी सी चीज़ें की पॉइंट्स के आधार पर समझी कम। वो थोड़ा सा कल का टॉपिक टफ था, सच में टफ था, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं परेशान होना है। सिर्फ जो की पॉइंट तुम्हें बताए हैं उतने ही याद रखने हैं, उतने मात्र से आपका काम हो जाएगा। ठीक है भैया, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। रसिका, निशु, प्रिया, हिमांशु, प्रेम, प्रदुम, खुशबू, सीटू, दिखाओ कमेंट, रवीना, सिद्धार्थ, चलो नीचे देखो, है ना, ज्ञानी, उपेंद्र। अब नहीं हो रही होगी भैया वॉइस मिसमैच, कल की क्लास में थोड़ी सी समस्या थी बट उसे ठीक करा लिया गया है। अमित पांडे, रूबी, सविता, दीपक, विशाल, आकाश। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। चैप्टर तो देखो रहने वाला है मेमोरी, लेकिन मेमोरी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें दो चीज़ों के बारे में करना चाहूँगा। एक तो करना चाहूँगा लेज़र, लेज़र प्रिंटर जो हमारा था, हम कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात यहाँ पर करना चाहूँगा। एक तो टाइपिंग मिस्टेक कह लो, स्पेलिंग मिस्टेक कह लो, या मेरा ध्यान नहीं जा पाया उस चीज़ पर। जो हमने कल लेज़र की एक फुल फॉर्म लिखी थी वो थोड़ी सी यहाँ पर गलत थी। ठीक है, तो इसकी लेज़र की जो सही फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी आपकी, तो हम कहेंगे लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारी यहाँ पर लेज़र की फुल फॉर्म हो जाती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि कल भाई पूछ रहे थे एक, कि सर पॉजिटिव और जो आपका नेगेटिव है इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेजर प्रिंटर से संबंधित, तो थोड़ी सी बात हम उसकी भी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेजर प्रिंटर है ये इंक का प्रयोग नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के माध्यम से प्रिंटिंग करता है। कौन सा प्रिंटर है हमारा, लेजर प्रिंटर है। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है ना दोस्त। ओके, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लेजर प्रिंटर इंक का उपयोग नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव के माध्यम से प्रिंटिंग करता है। और लेजर प्रिंटर में जो है वो टोनर टोनर नेगेटिव होता है, और पेपर जो है हमारा ये पॉजिटिव होता है। और कोरोना वायर जो है ये पेपर को पॉजिटिव चार्ज देने का काम करता है। और यही सवाल पूछा गया था जो कल की क्लास में भाई पूछ रहे थे, तो वो ये चीज़ थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कोरोना वायर का काम क्या होता है इसमें। तो हम और आप कहेंगे कि भैया कोरोना वायर पेपर को पॉजिटिव चार्ज देता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे इससे रिलेटेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो टोनर पार्टिकल्स होते हैं इस पे कैसा चार्ज होता है, तो सिंपली याद रखना है नेगेटिव। ये याद रखने वाली बातें हैं, रटने वाली बातें हैं, कुछ पॉइंट्स आपको याद करने ही होंगे। पेपर पे कैसा चार्ज होता है, तो याद रखेंगे पेपर पर चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव। और जो कोरोना वायर होता है या इसे हम ट्रांसफर रोलर जो होता है, ये क्या करता है, तो ये पेपर को पॉजिटिव चार्ज देने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा मेरे भाई, कोरोना वायर पेपर को पॉजिटिव चार्ज देता है। ठीक है, अब बताना एक बार वॉइस क्लियर है क्या, एक बार बताएंगे। जो दो तीन साथी कह रहे थे कि भैया वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या मेरी वॉइस अब आप सभी तक क्लियर पहुंच रही है या अभी भी कोई समस्या है। ठीक है जी, इसके बाद हम देखेंगे फोटो रिसेप्टर ड्रम जो होता है ये वेरिएबल चार्ज लेजर से कंट्रोल किया जाता है। और फ्यूजर जो यूनिट है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये हीट और प्रेशर होता है इस पर ओनली। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी आपको लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आए नहीं आए, बस इतना फैक्ट तुम्हें से याद रखना। अगर इस यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है,
तो ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछेगा, वो मैं आपको समझा देता हूं कि पेपर को पॉजिटिव चार्ज कौन देता है। तो आप और हम कहेंगे कि जो पेपर है हमारा, उसे पॉजिटिव चार्ज देने का काम कोरोना वायर का होता है। ठीक है भैया। टोनर किस चार्ज का होता है? तो जो टोनर है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो फ्यूजर यूनिट का काम क्या होता है? तो ये हीट और प्रेशर देता है, चार्ज नहीं देता। ठीक है जी। तो यहां पर हमारा जो लेजर प्रिंटर वगैरह के बारे में बातचीत थी वो हो जाती है कंप्लीट। अब कई बार आप लोगों ने अलग अलग पेपर में, या मैं यूं कहूं कि कुछ बुक्स में या अलग अलग वेबसाइट पर एक नाम सुना होगा, पेरीफेरल डिवाइसेस। कौन सा? एक नाम सुना होगा आपने, पेरीफेरल डिवाइसेस। अभी हम मेमोरी को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर और है पेरीफेरल डिवाइसेस, उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं, और कैसे हम इन्हें पता कर सकते हैं कि ये पेरीफेरल है या नहीं है। ठीक है भैया। तो देखो, हर वो डिवाइस, अगर मैं बिल्कुल बेसिक शब्दों में आपको समझाऊं तो ध्यान देंगे कि हर वो डिवाइस जो आपके सीपीयू से जुड़ी है, पेरीफेरल डिवाइस है। मतलब भैया सीपीयू से तो माउस भी जुड़ा होता है। जी हाँ, माउस एक पेरीफेरल डिवाइस है। भैया सीपीयू से तो प्रिंटर भी जुड़ता है, मॉनिटर भी जुड़ता है। जी हाँ, प्रिंटर मॉनिटर भी एक पेरीफेरल डिवाइस है। आप कहेंगे भैया मॉनिटर से तो हमारी पेन ड्राइव भी जुड़, सीपीयू से तो पेन ड्राइव भी जुड़ जाती है। तो हम और आप कहेंगे कि हाँ, जो पेन ड्राइव है ना, वो भी पेरीफेरल डिवाइस है। मतलब ये कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, ये सब की सब हमारी पेरीफेरल डिवाइस होती हैं। ठीक है। तो अब हम यहां पर समझेंगे कि जो पेरीफेरल डिवाइस है, ये पेरीफेरल की स्पेलिंग गलत हो गई है भैया, जेमिनी से फोटो बनवाया था तो उसने ये स्पेलिंग गलत कर दी है, परेशान मत होना। ठीक है ना। चलो, पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो हम और आप कहेंगे कि पेरीफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर की डिवाइस होती है। एक कंप्यूटर डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। ये डिवाइसेस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, ये कंप्यूटर की सहायक यानी कि ऑक्सिलरी डिवाइस होती हैं। ये हमारी जो कंप्यूटर है ना, जो सीपीयू है, ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है, ये सीपीयू की मदद करती हैं और एडिशनल काम करने में। तो ये हमारी सीपीयू की क्या है? ऑक्सिलरी यानी कि सहायक डिवाइस होती हैं। पेरिफेरल इज अ कंप्यूटर डिवाइस सच एज कीबोर्ड और प्रिंटर। दीज डिवाइसेस आर नॉट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दीज आर ऑक्सिलरी डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है भैया। सर पेरिफेरल मींस पास पड़ोस होता है, बिल्कुल। तो पेरिफेरल का मतलब यह है कि सीपीयू के जो आस पड़ोस की जो डिवाइसेस होती हैं, जो उसके आसपास रखी जाती हैं, जैसे कि मॉनिटर, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, जैसे कि स्कैनर, सभी ये सब हमारी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है दोस्त, कोई स्पीड तेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अगर मैं इसके वन लाइनर के तौर पर जाऊं कि यहां से वन लाइनर कैसे, क्वेश्चन क्या है, तो याद रखेंगे कि पेरिफेरल डिवाइसेस को ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी डिवाइस भी कहा जाता है जो कंप्यूटर की सहायता करते हैं। ठीक है भैया। क्या करते हैं? तो हम कहेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस को ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहा जाता है, सहायक डिवाइसेस भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, ये डिवाइसेस सीपीयू के बाहर एक्सटर्नल होती हैं, यानी कि ये हमारे सीपीयू के बाहर से जुड़ती हैं, बाहर होती हैं। ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाती हैं, उसके फंक्शंस को बढ़ाती हैं, जिससे कि वो हमारा कंप्यूटर और ज्यादा काम कर सके। अगर स्कैनर जोड़ दोगे तो स्कैनर इसके एक पेरिफेरल डिवाइस है, यानी कि अगर आप अपने सीपीयू से स्कैनर को जोड़ोगे तो आपका जो कंप्यूटर है उसका एक फंक्शन बढ़ गया कि अब ये स्कैन भी कर सकता है। अगर आप प्रिंटर जोड़ दोगे तो अब ये प्रिंट भी कर सकता है। अगर आप माइक जोड़ दोगे तो ये माइक की तरह काम करेगा। स्पीकर जोड़ दोगे तो स्पीकर, मतलब आपके फंक्शनैलिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि फंक्शंस को बढ़ा रहा है। तो हर वो डिवाइस जो हमारे सीपीयू के, हमारे कंप्यूटर के फंक्शन को बढ़ाती है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या इनपुट डिवाइस भी पेरिफेरल होती हैं और आउटपुट डिवाइस भी पेरिफेरल होती हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ, जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं सबकी सब पेरिफेरल हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइस हैं
सब की सब पेरिफेरल हैं। जितनी भी मेमोरी वाली डिवाइसेस हैं सब की सब पेरिफेरल हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड माउस ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये भी पेरिफेरल हैं। मॉनिटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होते हैं, सब के सब पेरिफेरल हैं। हार्ड डिस्क पेन ड्राइव पेरिफेरल, ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ये भी हमारी पेरिफेरल हैं। ठीक है भैया, बताएंगे मुझे? ओके। अब बात ये होती है कि अब आप कहेंगे जब सब कुछ पेरिफेरल ही है फिर सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक इनपुट पेरिफेरल का उदाहरण है, कौन सा एक आउटपुट पेरिफेरल का उदाहरण है और कौन सा एक स्टोरेज पेरिफेरल का उदाहरण है। कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करूं तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हमने अभी तक पढ़ी वो सभी की सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। काम खत्म। इनपुट डिवाइस के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो जिन पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है, वे सभी इनपुट डिवाइस होती हैं, वे सभी पेरिफेरल इनपुट होती हैं। अगर मैं कहूं पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस की या इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस के एग्जांपल कौन से हैं, तो जो जो नाम आपने पढ़े इनपुट डिवाइसेस में वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वो सब मेरे भाई हमारी इनपुट पेरिफेरल के अंदर आ जाते हैं। मैं सारे तो यहाँ पर नहीं लिखने वाला, लेकिन आपको इतने से बात को समझ जाना है ना। इतने से ही आपको बात को समझ जाना है। ETC, ठीक है। तो इनपुट पेरिफेरल जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वे सबकी सब इनपुट पेरिफेरल कहलाती हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर से जुड़ती हैं, सीधे तौर पर सीपीयू से जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी इनपुट डिवाइसेस आपको दिख रही हैं सबकी सब इनपुट पेरिफेरल हैं। अगर मैं आउटपुट पेरिफेरल की बात करूं तो हर वो डिवाइस, है ना, वे पेरिफेरल डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वे सब आउटपुट पेरिफेरल कहलाएंगी। अब आपने जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं वो सब इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आउटपुट पेरिफेरल का। चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, प्रोजेक्टर हो, प्रोजेक्टर, ये सभी की सभी क्या है हमारी, तो आप कहेंगे भैया ये सब की सब हमारी आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण होती हैं, है ना। ये सभी की सभी हमारी आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से स्टोरेज पेरिफेरल भी होती हैं। कौन सी? स्टोरेज पेरिफेरल, जो हमारे कंप्यूटर की सहायता करती हैं स्टोरेज के लिए, है ना। तो वह पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर होगा मेमोरी वाला, उसमें हम जितनी भी डिवाइसेस पढ़ेंगे वे सभी की सभी, है ना, वे सभी की सभी हमारी स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, जितने भी नाम हैं वे सब के सब हमारे कौन से हो जाएंगे? पेन ड्राइव, ETC। तो ये सब के सब हमारे स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण हो जाते हैं। भले ही मैंने यहाँ पर और नाम नहीं लिखे, लेकिन आपको समझ जाना है कि जो भी डिवाइस आपकी मेमोरी से संबंधित होगी वो स्टोरेज पेरिफेरल अपने आप हो जाएगी। ठीक है दोस्त, एक बार प्लीज आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि यहाँ तक की बात में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या तो नहीं है ना। ये जितने भी हमारे यहाँ पर क्या है, अब देखो कि चाहे तो वो कीबोर्ड हो, चाहे वो आपका ऑप्टिकल माउस हो, चाहे वो हेडफोन हो,
है ना, वेब कैमरा हो, इमेज स्कैनर हो, ये सब एक ही पेज पर दिया है, मतलब ये सब की सब हमारी पेरीफेरल डिवाइस है। कैसी हैं? पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है, प्लीज एक बार मुझे यस करके बताएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं सही मिलान करें, है ना, अगर मैं आपसे कहूं सही मिलान करें और यहां मैं लिख दूं और इधर हमने लिखा स्टोरेज पेरिफेरल, आपको सही मिलान करना होगा, है ना। स्टोरेज पेरिफेरल, यहां मैंने लिखा आपका इनपुट पेरिफेरल, इनपुट पेरिफेरल, और यहां मैंने लिखा आउटपुट पेरिफेरल, आउटपुट पेरिफेरल। ठीक है, अब आपको इनका सही मिलान करना है, बताओ। ठीक है, क्या करना है? बिल्कुल। तो हम और आप कहेंगे जो डिजिटाइजर है भैया, ये इनपुट पेरिफेरल का उदाहरण है। ब्रेल रीडर जो है ये आउटपुट पेरिफेरल का उदाहरण है। और जो एसएसडी है हमारी, ये स्टोरेज पेरिफेरल का उदाहरण है। ठीक है दोस्त, बात क्लियर है? चलिए, तो हम क्या कहेंगे कि डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस, ब्रेल रीडर आउटपुट डिवाइस और एसएसडी हमारा स्टोरेज डिवाइस हो जाती है। तो यहाँ पर बस आपको इतनी ही जानकारी हिंट देनी थी, बाकी आप पूरा पेरिफेरल के चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्योंकि अगर शुरुआत ही हम पेरिफेरल से करते तो वहां पर आपको माउस के बारे में डिटेल में बताते, है ना, स्कैनर के बारे में बताते, बट हम सभी के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि, है ना, तो इसलिए हमारा अब हमें उन चीजों को दोबारा नहीं जानना। अब हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है वो शुरू होता है, उसका नाम है मेमोरी। अब हमारा आज का जो वास्तविक चैप्टर है वो शुरू होता है, जिसका नाम है मेमोरी। और ये यूपी का एक पसंदीदा चैप्टरों में से एक है। बाकी पूछने को भैया एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप यूपी के सारे ही पेपर देने वाले हो, तो ये चैप्टर पसंदीदा चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको नॉर्मली पेपर में देखने के लिए इस चैप्टर से जरूर मिलता है ना। कितने क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं, एक तो मिनिमम मिलता ही मिलता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि जो मेमोरी है हमारी, ये होती क्या है और इसका काम क्या होता है। जो मेमोरी है हमारी, ये क्या होती है और इसका काम क्या होता है, तो आप और हम समझेंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान होता है जहां डेटा, कोई डेटा, निर्देश और परिणाम स्टोर किए जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी में वो इनपुट स्टोर हो जाता है। फिर आपका सीपीयू उस स्टोर किए हुए इनपुट को रिसीव करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। तो उस आउटपुट को भी स्टोर करके कौन रखती है? हमारी मेमोरी ही रखती है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया, ये एक स्टोरेज एरिया होता है वेयर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग। या फिर प्रोसेस होने के बाद, या फिर मेरे भाई प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसे भी स्टोर करने का काम किसका होता है? मेमोरी का। मेमोरी की खास बात ये होती है कि बिना मेमोरी के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता,
है ना, उसे चालू ही नहीं किया जा सकता। तो मेमोरी के बिना कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि स्टार्ट तक नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमारी मेमोरी में ही लोड होता है। ठीक है जी। चलो, सीपीयू डेटा को मेमोरी से पढ़ता और लिखता है। जो सीपीयू है हमारा, वो डेटा को मेमोरी से पढ़ता है और लिखने का काम कर रहा होता है, और इसे इंटरनल स्टोरेज सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि वे मेमोरी जो कंप्यूटर को चलाने का काम करती हैं, वे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए इंटरनल स्टोरेज सिस्टम भी हम इन्हें कहते हैं। इसे इंटरनल स्टोरेज सिस्टम भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा स्थान है जहां पर आपके द्वारा दिए गए डेटा, आपके द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस स्टोर किया जाता है, और कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट दिया जाता है उसे भी स्टोर किया जाता है। सर स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिए प्लीज, नोट नहीं बना पा रहे हैं भैया, नहीं बना पाओगे आप, सॉरी। आप इतनी क्लासेस हो गई हमारी, लगभग 10-12 क्लासेस हो चुकी हैं, आपको अभी तक यही नहीं पता चला दोस्त, साथ के साथ नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, समझो बात को। ठीक है, स्पीड ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्लो है, इससे ज्यादा स्लो कर ही नहीं सकते, सोचो भी मत इससे ज्यादा स्लो की तो। ठीक है भैया, क्लियर है यहां तक की बात? चलो आगे अगर हम बात करते हैं तो मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है आखिर हमें, वाई मेमोरी इज रिक्वायर्ड? तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, किसी डेटा, किसी इंस्ट्रक्शंस जो भी तुमने इनपुट दिया है उसे स्टोर करने के लिए, है ना। इसके अलावा इंटरमीडिएट रिजल्ट रखने के लिए और फाइनल आउटपुट को करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेमोरी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी का प्रयोग जो हम और आप क्या कर रहे हैं, जो हम और आप क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसे भी स्टोर करता है। प्रोसेसिंग के बाद उसका रिजल्ट जब तक दिया नहीं जा रहा तब तक उस रिजल्ट को स्टोर करेगा, और अगर आप चाहो तो भविष्य के लिए भी उसे अपने पास सहेज कर, अपने पास संभाल करके रखता है। ठीक है भैया, चलो, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की भी हर एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब एक मोस्ट कॉमन टॉपिक इसके ही अंदर होता है हमारा, मेमोरी के अंदर ही, जिसे हम और आप कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, और ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाकी की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाए, और एक तरफ हो सकता है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से यूनिट्स ऑफ मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है ना, जो इस चैप्टर की शुरुआत है मेरे भाई, उसे हम कहां से करेंगे? इस यूनिट्स ऑफ मेमोरी के चैप्टर से ही करेंगे। इंटरमीडिएट रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए भैया। इसका मतलब है, देखो, मैंने अपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसने कंप्यूटर के इनपुट को रिसीव कर लिया, अपने पास संभाल कर रख लिया, ठीक है। अब कंप्यूटर ने उसकी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट जनरेट तो कर लिया, लेकिन अभी आप लोगों तक पहुंचाया नहीं है, तो बीच में रुका हुआ है, तो वो तब तक कहां स्टोर रहेगा? कंप्यूटर की मेमोरी में ही होता है। ठीक है दोस्त, चलो, तो अब अगर हम बात करते हैं आपसे यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, तो सबसे बेसिक टॉपिक है, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरह से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखोगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी में जो एक सबसे छोटी यूनिट होती है उसका नाम होता है बिट। सबसे छोटी जो एक यूनिट होती है उसका नाम होता है मेरे भाई बिट। ठीक है, बिट से ठीक बड़ी जो एक यूनिट होती है उसका नाम होता है निबल। बिट से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है उसका नाम होता है निबल, है ना। उसका नाम क्या होता है मेरे भाई? निबल होता है। निबल से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है और उसका नाम होता है बाइट। बाइट से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है केबी अर्थात किलोबाइट। केबी से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है जिसका नाम होता है एमबी यानी कि मेगाबाइट। एमबी से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है जीबी यानी कि गीगाबाइट। जीबी से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है टीबी यानी कि टेराबाइट। टीबी से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है पीबी यानी कि पेटाबाइट। पीबी से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है जिसे हम और आप कहते हैं ईबी यानी कि एक्साबाइट। एक्साबाइट से ठीक बड़ी एक यूनिट होती है जिसे आप और हम कहते हैं जेडबी यानी कि जेट्टाबाइट, और इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है वाईबी यानी कि योट्टाबाइट। तो ये हमारे यहाँ पर यूनिट ऑफ मेमोरी का एक क्रम होता है।
है ना। ठीक है, ये क्या होता है मेरे भाई, ये हमारा यूनिट्स ऑफ मेमोरी का एक क्रम होता है। यहां तक जो योट्टाबाइट है, यहां तक की मेमोरीज अभी यूज हो रही हैं। अगर हम फ्यूचरिस्टिक की बात करें, भविष्य के लिए और बात करें, तो ये यूनिट और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन पेपरों में नहीं पूछी जाती, है ना, पेपरों में नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि अगर मैं इससे भी बड़ी यूनिट की बात करूं, तो योट्टाबाइट से भी एक बड़ी यूनिट होती है जिसे हम और आप कहते हैं ब्रोंटाबाइट। हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये ना देखने के लिए मिले, है ना, कुछ वेबसाइट्स पर आपको ये ना देखने के लिए मिले और कुछ जगह मिले। और एक होती है हमारी जियोबाइट। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर कुछ यूनिट्स ऑफ मेमोरी होती हैं, एक होती है ब्रोंटाबाइट और एक होती है जियोबाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें याद क्या रखना है और कैसे रखना है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज को यहाँ पर हम समझेंगे। तो हम देखेंगे जो बिट होती है, एक बिट, एक निबल, एक बाइट, एक केबी, एक एमबी, एक जीबी, एक टीबी, एक पीबी, एक ईबी, एक जेट्टाबाइट, एक योट्टाबाइट, एक ब्रोंटाबाइट और एक जियोबाइट किससे मिलकर के बनता है आपका, है ना। ये चीजें किससे मिलकर के बनती हैं, तो याद रखेंगे जो एक बिट होती है आपकी हमारी, ये दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर के बनती है। टू बाइनरी डिजिट, इसे दो आधारी अंक भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसे आप और हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं, एक 0 और एक 1। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं, एक 0 और एक 1। तो सबसे छोटी जो यूनिट है हमारी वो बिट है, जो उन्हीं दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर के बन रही होती है। इसे दो आधारी अंक भी कहते हैं। ठीक है ना। चलो, अब अगर मैं बात करूं कि एक निबल किससे मिलकर के बनेगा, तो जब ऐसे 4 बिट मिल जाएंगे, जब ऐसे 4 बिट मिल जाएंगे तो एक निबल बनता है ना। अगर हम कहें कि जब ऐसे 4 बिट मिल जाएंगे तो एक निबल बनता है। 4 बिट से मिलकर के क्या बनेगा, एक निबल बनेगा। और जब ऐसे 8 बिट मिल जाएंगे तो एक बाइट बनता है। या फिर जब ऐसे दो निबल मिल जाएंगे तब एक बाइट बनेगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो हम और आप याद रखेंगे कि एक बाइट में हमारे 8 बिट होते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि एक बाइट में दो निबल होते हैं। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एक केबी, एक केबी में अगर मैं बात करूं आपसे कितने बाइट होते हैं, एक केबी में बाइट कितने होते हैं, तो याद रखेंगे यहां से सिलसिला शुरू होता है 1024 का। 1024 बाइट। एक केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। और अगर मैं कहूं इस 1024 को हम और आप 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। इसे हम और आप 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करता हूं एक एमबी की आपसे, तो एक एमबी किससे मिलकर बनेगा, 1024 और एमबी के ठीक पीछे वाला यूनिट, यानी कि 1024 केबी से मिलकर के एक एक एमबी हमारा बनता है। ठीक है, एक जीबी किससे मिलकर के बनेगा, एक जीबी, तो वही 1024 का 1024 ही रहेगा, और ठीक पीछे वाली यूनिट यानी कि 1024 एमबी से मिलकर के बनेगा। अब एक टीबी किससे मिलकर बनेगा, तो सेम 1024 का 1024 और टीबी के ठीक पीछे वाली यूनिट यानी कि एक जीबी से मिलकर बनेगा। एक पीबी किससे मिलकर बनता है, तो हम और आप कहेंगे कि 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट टीबी के पीछे वाली यूनिट यानी कि पीबी के पीछे वाली यूनिट यानी कि एक टीबी से मिलकर के बनता है। एक ईबी किससे मिलकर बनेगा, तो 1024 और ईबी के ठीक पीछे यूनिट पीबी से मिलकर बनता है। एक जेट्टाबाइट मिलकर किससे बनेगा, तो हम और आप कहेंगे कि एक जेट्टाबाइट 1024 एक्साबाइट से मिलकर के बनता है, एक्साबाइट से मिलकर के बनता है।
और अगर मैं बात करता हूँ एक योट्टा बाइट किससे मिलकर बनेगा, तो 1024 जेट्टा बाइट से मिलकर के हमारा बनेगा। ठीक है, एक ब्रोंटा बाइट किससे मिलकर के बनता है, एक ब्रोंटा बाइट, तो जो एक ब्रोंटा बाइट है ये 1024 योट्टा बाइट से मिलकर के बनता है। और जो बचा हमारा एक जियोप बाइट, तो ये किससे मिलकर के बनेगा, 1024 ब्रोंटा बाइट से मिलकर के बनेगा। ठीक है, तो हमें जो इसमें याद रखना होगा मेरे भाई, हमें जो यहां पर याद रखना होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्त, हमें यहां पर बस इसका क्रम याद रखना है, बाकी 1024 का सिलसिला चालू हो जाता है, वही चलता रहता है। ठीक है दोस्त, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये यूनिट्स ऑफ मेमोरी का चैप्टर हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि इसके क्रम को हम और आप याद कैसे करें, है ना। इसका जो क्रम है उसे हम और आप आखिर याद किस तरह से करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो बिट निबल बाइट, ठीक है। आप क्या करो, इसे लिख करके देखो एक दो बार, 2 से 3 बार जब आप इसे लिख करके देखोगे तो बराबर कई बार लिखने से क्या होगा कि आप अपने आप इसे लिखना चालू कर दोगे। कैसे, देखो सबसे छोटी बिट, बिट के बाद निबल, अपने मन में बोलो बिट निबल बाइट, केबी एमबी जीबी टीबी पीबी ईबी जेडबी वाईबी ब्रोंटा बाइट जियोप बाइट। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसे 2 से 3 बार लिखोगे तो हो सकता है कि शुरुआत में आपसे थोड़े कुछ मिस्टेक हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब आप 2 3 बार लिख लोगे ना, अपने आप ये क्रम आ जाएगा। और क्रम के आते ही फिर तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, क्रम के आते ही बस याद रखना है कि बिट 0 और 1 से मिलकर बनेगा, निबल 4 बिट से, बाइट 8 बिट से, बस। इसके बाद जो आगे का सिलसिला है वो 1024 का चालू हो जाता है ना। इसके बाद जो आगे का सिलसिला है हमारा वो 1024 का शुरू हो जाता है और फिर कंटिन्यू यही चलता रहता है ना। कि फिर ठीक पीछे वाली यूनिट और 1024, ठीक पीछे वाली यूनिट कोई सी भी पूछ ले इनमें से, आपको क्या करना है कि ठीक पीछे वाली यूनिट और 1024 को लिख देना है। ठीक है भैया, चलो। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात। मैंने आपसे एक बात कही कि जहां भी तुम्हें 1024 बाइट लिखा हुआ मिले, जहां भी आपको 1024 बाइट लिखा हुआ मिले, वहां समझ जाना कि 2 की पावर 10 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो यदि आप 2 का गुणा लगातार 10 बार करते हो, देखो जब आप 2 का गुणा लगातार 10 बार करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 की घात 10 बराबर 1024 होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर अब क्या करने लगा है कि आपसे 1024 की जगह पे क्या कर देगा, आपसे 1024 की जगह पर 1024 की जगह पे 2 की पावर 10 बाइट लिख दिया। अब जैसे यहां पर उसे लिखना था 1024 केबी, तो इसकी जगह पे 1024 केबी की जगह पे 2 की पावर 10 केबी लिख सकते हैं। 1024 एमबी की जगह पे 2 की पावर 10 एमबी लिख सकते हैं। 1024 जीबी की जगह पे 2 की घात 10 जीबी लिख सकते हैं। 1024 टीबी की जगह पे 2 की घात 10 टीबी लिख सकते हैं। 1024 पीबी की जगह पे 2 की घात 10 पीबी लिख सकते हैं। 1024 ईबी की जगह पे 2 की घात 10 ईबी लिख सकते हैं। और 1024 जेडबी की जगह पे 2 की घात 10 जेडबी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही ब्रोंटा बाइट 1024 योट्टा बाइट की जगह 2 की घात 10 योट्टा बाइट लिख दो, एक जियो बाइट की जगह 2 की घात 10 ब्रोंटा बाइट लिख दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सवाल आजकल पूछे जाते हैं। तो पहले उतनी बात याद रख ली, उसके बाद इतनी कर ली। ठीक है जी, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो शुरू अभी मैं अगर एक साथ तो मैं सब बता देता तो तुम्हें समस्या होती, लेकिन इस तरीके से अगर जैसे मैं धीरे धीरे करके चीजें बढ़ा रहा हूं तो नहीं होगी, है ना। यहां तक हो गया जी, ठीक है। अब ध्यान देंगे एक चीज का और, कि आपसे ये पूछ लिया जाता है, बताओ 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट जो है हमारा वो कितने के बराबर होता है, तो हम कहेंगे 1 MB में 1 मिलियन बाइट होते हैं।
एक MB जो है हमारी, इसमें 1 मिलियन बाइट होते हैं। 1 GB में 1 बिलियन बाइट होते हैं। जो 1 GB होता है हमारा, इसमें जो बाइट की संख्या है वो 1 बिलियन होती है, और 1 TB में 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। 1 TB में 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं, ट्रिलियन। 1 TB में 1 ट्रिलियन बाइट होती हैं, है ना। और इन्हें समझना, इन्हें याद करना इसलिए भी आसान है, तो MB की फुल फॉर्म मेगाबाइट होती है, और मिलियन बाइट में भी MB आ रहा है पहला अक्षर, ठीक है। ऐसे ही जब आप टेराबाइट याद करोगे तो ट्रिलियन बाइट, और यहाँ भी TB यानी कि ट्रिलियन बाइट, तो इसे याद करना आसान हो जाएगा। बिलियन बाइट बीच वाला हो जाता है आपका GB, ठीक है जी। चलो, इसके अलावा अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गई, इसे साफ तरह से दे दो, तो मैं वो भी दूंगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे, जैसे अगर सबको ही बाइट के बारे में पूछ ले तो कैसे करेंगे। अगर इन सबको ही बाइट के फॉर्मेट में पूछ ले तब कैसे करेंगे। तो देखो, 1 KB बराबर 2 की घात 10 बाइट होता है। 1 MB बराबर 2 की पावर बढ़ती जाएगी, 10 की जगह 20 होता जाएगा। 1 GB बराबर 2 की घात 30 बाइट हो जाएगा। 1 TB बराबर 2 की घात 40 बाइट हो जाएगा। 1 PB बराबर 2 की घात 50 बाइट हो जाएगा। 10 की पावर बढ़ाते जाओ, 1 यूनिट आगे बढ़ेगी, 2 की पावर 10 बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर बार 2 में मतलब 1024 बढ़ रहा है ना, इसलिए 2 की पावर 80 बाइट। 1 ब्रोंटा बाइट बराबर 2 की पावर 90 बाइट, और जो सबसे बड़ा होता है हमारा 1 जॉब बाइट बराबर, तो हम कहेंगे 2 की पावर 100 बाइट। ये अब आपको लग रहा होगा जरूर कि यहाँ पर तो खिचड़ी पक गई। तो इस खिचड़ी को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूं तो आप देखोगे कि ये है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी का चैप्टर, जिसे मैंने सिर्फ रफली आपको समझाया किस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं, कैसे। बाकी अगर आपको साफ सुथरे तरीके से देखना है तो आप यहाँ पर देखें कि जो एक बिट है हमारी, ये 0 और 1 2 बाइनरी डिजिट से मिलकर के बनती है। ये 0 और 1 2 बाइनरी डिजिट से मिलकर के बन रही होती है, ठीक है भैया। अब एक निबल किससे मिलकर बनेगा, तो जब ऐसी 4 बिट मिल जाएंगी तो एक निबल बन जाएगा। जब ऐसी 8 बिट मिल जाएंगी तो एक बाइट बन जाएगा, और जब ऐसे 2 निबल मिल जाएंगे तो एक बाइट बन जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है, ओके। एक केबी की फुल फॉर्म क्या होती है, किलोबाइट, जिसे हम 1024 बाइट कह सकते हैं, या फिर इसे 2 की पावर 10 बाइट भी कह सकते हैं। बी का मतलब बाइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, 1 MB बराबर, तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है कायदे में, लेकिन अगर सिर्फ बाइट में पूछेगा तो 2 की पावर 20 बाइट भी कह सकते हैं, और 1 मिलियन बाइट भी हम इसे कह सकते हैं, और इसे हम 2 की पावर 10 KB भी कह सकते हैं। इसे हम 2 की पावर 10 KB भी कह सकते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़े, 1 GB बराबर 1 गीगाबाइट, इसे आप 1024 MB कह सकते हो, 2 की पावर 30 बाइट कह सकते हो, 1 बिलियन बाइट कह सकते हो, या फिर 2 की घात 10 MB कह सकते हो, है ना। तो ये समझने वाली बातें हैं थोड़ी सी। ये क्या है, ये हमारी थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं। 1 TB बराबर 1 टेराबाइट, जिसमें 1024 GB, इसे हम 2 की पावर 40 B के बराबर बाइट के बराबर मानते हैं। 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं 1 TB में, और इसे मैं 2 की घात 10 GB भी कह सकता हूं। 1 PB बराबर 1024 TB, इसे 2 की घात 50 बाइट हम कहते हैं, और इसे हम 2 की घात 10 TB भी कह सकते हैं। सेम ऐसे ही 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट, या फिर 2 की घात 60 बाइट, और इसे हम 2 की घात 10 पेटाबाइट भी कह सकते हैं। तो ये समझने वाली बातें हैं, है ना। अब आप कहेंगे हमसे कि भैया ये क्रम हम कैसे याद रखें, तो आप एक बार क्या करो, यूनिट्स ऑफ मेमोरी पूरी याद कर लो, लाइन सीक्वेंस याद रख लो। जो हमारा केबी होगा वो 2 की घात 10 से शुरू होगा, उसके आगे पे 10 की पावर बढ़ाते चले जाओ, 2 की घात 20 MB पे, 2 की घात 30 GB पे, 2 की घात 40 TB पे, 2 की घात 50 PB पे, तो अपने आप बनती चली जाएगा सीक्वेंस, है ना। अपने आप सीक्वेंस बनता चला जाएगा, ठीक है। सर जी 1000 के फॉर्म में भी डेटा 1024 के अलावा पेपर में कहीं कहीं, हाँ, अप्रोक्सीमेशन के साथ जब हम आते हैं तो वो 1000 में मान लिया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं 1 MB में 1 मिलियन बाइट है। अब 1 मिलियन का मतलब क्या होगा, जब आप 1024 गुणा 1024 करोगे तो 10 लाख कुछ वैल्यू आएगी, तो उसे फिर 1 मिलियन बाइट अप्रोक्सीमेशन में कह दिया जाता है, ठीक है दोस्त। चलो ठीक है,
तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। लेकिन इसमें एक विशेष बात आपको जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आपके अभी तक जो एग्जामिनर हैं वो सिर्फ और सिर्फ योट्टा बाइट तक ही चीजें पूछते हैं। उन्होंने अभी तक कभी भी ब्रोंटा बाइट या जियोब बाइट को नहीं पूछा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तौर पर अभी तक आई नहीं है, ये सिर्फ कागजों पर ही है। इतनी बड़ी यूनिट में अभी तक डेटा को नहीं यूज में लिया जाता। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि देखो जो जियोब बाइट है और जो ब्रोंटा बाइट है ये थियोरेटिकल इमेजिनरी टर्म्स हैं अभी, जबकि सबसे बड़ी मान्य जो मेमोरी इकाई होगी वो योट्टा बाइट होगी। ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप देखोगे इन सब में से तो कायदे में जो सबसे बड़ी है वो तो जियोब बाइट है। कायदे में जो हमने पूरा सीक्वेंस पढ़ा, जो हमने सबसे छोटी यूनिट बिट से लेकर के सबसे बड़ी यूनिट तक हम गए, उसमें सबसे बड़ी जियोब बाइट है। लेकिन यहां पर एक टर्म लगा दी गई कि जियोब बाइट और ब्रोंटा बाइट ये थियोरेटिकल इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनका यूज भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मान्य जिसे मान्यता प्राप्त है वो जो मानी जाती है वो योट्टा बाइट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आपकी सबसे बड़ी यूनिट हमारी कौन सी होती है, तो वैसे अगर देखोगे यूनिट ऑफ मेमोरी में तो जियोब बाइट होती है। अगर ऑप्शन में मान्यता प्राप्त वगैरह कुछ भी नहीं लिखा और जियोब बाइट तुम्हें ऑप्शन में दिया है तो निश्चित तौर पर आप उसे लगाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया और ऑप्शन में दिया है लेकिन ये लिखा है कि मान्यता प्राप्त कौन सी है, तो आप योट्टा बाइट को सबसे बड़ी लगाएंगे, है ना। तो ये छोटे छोटे टर्म्स में कंफ्यूजिंग वाले पहले ही क्लियर करते चलता हूं, और इनका उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूजन में लाने का। इनका उद्देश्य ये है कि अगर तुम कभी कोई सवाल देखो तो वहां पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले से ही ये फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, तो ये जो पूरी टर्म है ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल के माध्यम से भी यहां पर दे दी है। देखो, अब आप में से कुछ दोस्त कहेंगे कि इन्हें याद करने की कोई ट्रिक नहीं है क्या? तो भाई ट्रिक हो सकती है, लेकिन मेरी मानो तो ट्रिक मत याद करो, क्योंकि ट्रिक क्या है कि कुछ समय के लिए ही याद होती है हमें और फिर हम उन्हें कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं। बिट 4 बिट 1 निबल, 8 बिट 1 बाइट, 1024 1 किलोबाइट, 1024 1 मेगाबाइट, 1024 1 गीगाबाइट, तो ये हमारा एक ये हो गया। अब फिर भी अगर कुछ दोस्तों को ट्रिक चाहिए कि नहीं हमें तो आप एक बार ट्रिक बता दो, है ना सर दोनों ऑप्शन में हो, तो बहन मैंने आपको बताया कि अगर दोनों ऑप्शन में है तो सवाल की लैंग्वेज पर निर्भर करेगा। अगर सिर्फ ये पूछा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है तो जियोब बाइट लगाओगे। लेकिन अगर वहां पर यह लिख दिया गया कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी मान्यता प्राप्त सबसे बड़ी यूनिट है, तो भले ही जियोब बाइट बनी रहे, लेकिन मान्यता जो मिली है वो किसे मिली है? वो मिली है मेरे भाई किसे? योट्टा बाइट को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी घर में 2 शादियां हुई, एक तो लव मैरिज वाली और एक अरेंज मैरिज वाली। लव मैरिज वाला भैया पहले शादी हो गई, अरेंज मैरिज वाली बाद में। लव मैरिज वाली बड़ी है और अरेंज मैरिज वाले छोटे हैं, लेकिन ससुराल वाले जो ज्यादा इज्जत देते हैं वो कैसे देते हैं? वो मान्यता प्राप्त वाले को देते हैं, वो अरेंज मैरिज वाले को ज्यादा इज्जत देने लगते हैं, है ना। तो समझ गए बात यहाँ पर? ओके अगर वैसे कोई उनसे पूछेगा कि तो बताओ इनमें से तुम्हारा सबसे बड़ा दामाद कौन सा, तो भैया ये है ना, नाक मुंह सिकोड़ करके कहेंगे कि ये है, ठीक है। लेकिन अगर मान्यता प्राप्त के दर्जे से देखोगे तो फिर भैया वो है ना। तो इससे मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो अब अगर मैं एक बार आपको ट्रिक के बारे में बता दूं, बहुत अच्छी ट्रिक तो नहीं है लेकिन फिर भी, बीना नानी बाबू को मीठा गुलाब तोहफा पहुंचे एक जबरदस्त याद, नहीं बनी बात, है ना। फिर भी जैसे भी याद करना, बीना से बिट, नानी से निबल, बाबू से बाइट, के से किलोबाइट, एम से मेगाबाइट, जीबी से गीगाबाइट, तोहफा से टेराबाइट, पीबी से पहुंचे से पेटाबाइट, ए से एक्साबाइट, जबरदस्त से जेटाबाइट और याद से योट्टाबाइट। इंग्लिश में थी वैसे 1-2 ट्रिक, इंग्लिश में भी होती है, बट इंग्लिश को तुम नहीं याद रख पाओगे तो देख लो, अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। मेरी मानो तो ट्रिक को याद मत करो, है ना, ठीक है। मेरी मानो अगर आप तो ट्रिक याद मत करो, डायरेक्टली चीजों को समझो। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैं चाहूंगा यूनिट्स ऑफ मेमोरी के इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग खुद से दें मुझे। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। प्रिया एक बहन है, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर क्या हम केबी बराबर 8192 बिट कह सकते हैं? क्या हम केबी बराबर 8192 बिट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि केबी में 1024 बाइट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो जब आप 1024 का गुणा 8 में करोगे तो यह 8192 बिट हो जाएगा।
बिल्कुल। तो ऐसे आपको खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि 1 MB में 1024 KB होते हैं, बट वो तुमसे 1 MB की जगह 11 MB पूछ ले, तो भाई 1024 का गुणा 11 में करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, है ना। अब इस सवाल को देखो, एक बिट, अब ध्यान से देखना, सवाल बड़ा है, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो समझो। देखो, एक बिट 8 बिट से मिलकर बना किसी अक्षर या छोटे अक्षरों को दर्शाने के लिए, तो हम कहेंगे जी हाँ, जो एक बिट है ये 8 बाइट के 8 सॉरी, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी। जो 8 बिट के बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है, यानी कि हम कहेंगे आंसर वो होगा जिसमें दूसरे का ए हो। आंसर वो होगा जिसमें दूसरे का ए दिया हो, तो ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। तीन ऑप्शन यहां से देखते ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बिट के लिए हम क्या देखेंगे कि बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, दो आधारी 0 और 1 को दर्शाती है, यानी कि पहले का होगा ई, पहले का ई होना चाहिए और दूसरे का ए होना चाहिए। तो अपने आप ही ऑप्शन यहां पर हमारा एलिमिनेट हो चुका है। सर 1 TB में 2024 GB क्यों लिखा है, कहां पर? अच्छा, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये भैया एआई महाराज हैं, गलती कर देते हैं, इसे 1024 ही कर लो। ठीक है, 1024 ही है। चलो, तो आंसर तो आपका आ चुका है हालांकि, लेकिन और फिर भी अगर और आप देखना चाहो, अब एक केबी किससे मिलकर बनेगा, तो एक केबी 1024 बाइट से मिलकर बनेगा, यानी कि तीसरे का बी होना चाहिए। एक जीबी किससे मिलकर बनेगा, 1024 MB से मिलकर बनेगा, और एक यहाँ पर 2 बार जीबी जीबी दे दिया गया है, इस वाले को MB कर लो, इसमें से एक को क्या कर लो मेरे भाई आप, जस्ट 1 मिनट रुकेंगे, यहां और ये जाएगा यहां, 5वें का डी, इसे 1 GB की जगह MB कर लो। ठीक है ना, अब आप देखें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी यहां पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टाइम 2 टाइम जीबी हो गया है, जबकि MB होना चाहिए था, मेगाबाइट होना चाहिए यहां पर, क्योंकि 1024 KB से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। ठीक है, चलो, अगर मैं अब इस यूनिट्स ऑफ मेमोरी के कुछ और क्वेश्चंस आपको 2 मिनट में स्पीड में करा दूं तो क्या होगा, आंसर बताएं। आपसे कहा गया है कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों को सही क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है, पूरी तरह से सही है, बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनके क्रम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ सबसे सही है। तो सबसे छोटी बिट होती है, बाइट होती है, निबल होती है, निबल और बाइट वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बिट के बाद बाइट आता है या निबल आता है, आप कहोगे बिट के बाद निबल आता है, तो बाइट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बिट निबल बाइट केबी एमबी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हीं चीजों को मिलाकर एक बड़ा और कठिन सवाल बना दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं, जैसे अभी हम सरल सवाल कर रहे हैं, आप कहोगे इतना सरल नहीं आता, मैं जानता हूं इतना सरल नहीं आता, लेकिन इन्हीं सवालों को, जब आप इन छोटे छोटे 4-5 सवालों को जानोगे ना, इन्हीं को जोड़ करके एक बड़ा स्टेटमेंट वाला सही मैचिंग वाला सवाल बना दिया जाता है। यदि किसी मेमोरी की क्षमता 1 MB है तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी, 1 MB है तो यह हमारी 1024 KB के बराबर होगी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इकाई सीधे तौर पर 0 और 1 को दर्शाती है, केवल कौन सी यूनिट ऐसी है जो 0 और 1 को दर्शाती है, तो आप बड़े ही प्यार से कहेंगे कि भैया जो बिट है ये 0 और 1 को दर्शाती है। यदि किसी फाइल का आकार 2048 KB है तो वह लगभग कितने MB की है, बताओ, बताएंगे आंसर क्या होगा इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी पहले वाले में, भाई कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का ए होना चाहिए, बाइट इज निबल, क्या था कमेंट दिखाना, एक ऑप्शन का ए होना चाहिए सर, निबल इज बिगर देन अ बाइट, तो वही तो मैं, निबल इज अ बिगर देन अ बाइट, भैया गलत गलत पढ़ लिया आपने कुछ, निबल छोटी होती है, बाइट बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, तो हम क्या कहेंगे सवाल में 2 MB, क्यों है जी 2 MB, क्योंकि 2048 KB है। अगला आपसे देखो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, एक बाइट 16 बिट्स के बराबर होता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो आप कहोगे पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि केवल 1 इज द राइट आंसर। अगला, किस मेमोरी इकाई का प्रयोग आजकल बिग डेटा, क्लाउड स्टोरेज और इंटरनेट ट्रैफिक को मापने के लिए किया जाता है, बताओ इनमें से कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जिनका प्रयोग बड़े बड़े क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट ट्रैफिक वगैरह को मापने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे
है ना। अब आप कहेंगे कि भैया हमें तो बताया ही नहीं आपने ये बात। भाई सबसे बड़ी यूनिट देखो ना, तो इनमें सबसे बड़ी यूनिट एक्साबाइट जेटाबाइट ये वाली है, तो सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक टीबी बराबर 1024 जीबी है तो एक पीबी किसके बराबर होगा, बताओ। यदि एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं तो एक पीबी किसके बराबर होता है, तो हमारा आप कहेंगे भैया जो एक पीबी है ये 1024 टीबी के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है, बताओ ये बात सही है कि गलत है। बिट, आपको स्टेटमेंट दे दिए गए हैं 4 और आपसे कहा गया है बताओ इनमें से सब गलत कौन सा है। तो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, जी हाँ ये बात सही है। बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये बात भी सही है। योटाबाइट सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है, सही है। एक केबी 1024 बाइट नहीं 1024 जीबी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, जीबी होना चाहिए था। इस वाले में आप थोड़े से जरूर फंसे होंगे, क्योंकि यहां पर आपको वो वाली बातों ने परेशान करा होगा कि भैया ब्रोंटा बाइट को क्या माने, है ना। लेकिन यहां पर आपको योटाबाइट वाली बात ही माननी है, ठीक है। अगला, यदि किसी हार्ड डिस्क की क्षमता 500 जीबी है तो ये लगभग कितने एमबी के बराबर हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना, 500 गुणा 1024, 500 गुणा 1024 करना है, ठीक है। तो जब 500 को गुणा 1024 में करोगे तो 24 पंजे 120 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, और 1000 का गुणा 5 में होगा तो 5,12,000। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करके 5,12,000 एमबी कर देंगे। यह आपका आखिरी सवाल है, कंप्यूटर मेमोरी इकाइयों के संदर्भ में 1024 के रूल का कारण क्या है। ये मैंने आपको अभी नहीं बताया, इसे मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। अभी आप मुझे बताएंगे कि निम्नलिखित में से, है ना, अभी मैंने ये वाला इस वाली बात को मैं कल की क्लास में बताऊंगा, कारण और कौन सी जो यूनिट है वो किसके लिए होती है। जैसे एमबी में हमारी वीडियो साउंड होते हैं, केबी में हमारी इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, है ना, इस तरह से। आप मुझे बताएं निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट सबसे छोटी है। यूनिट सबसे छोटी है, ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट सबसे छोटी है। अच्छा, जब ये लिखा होता है ना निम्नलिखित, तो फिर हम अपना दिमाग साइड में रख देते हैं और सिर्फ जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उन्हीं पर आधारित चीज चेक करते हैं। तो आप ध्यान देंगे यहां पर योटाबाइट, जेटाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट, और नन ऑफ दी एबव, ठीक है। इनमें से हमारी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, ये आपको होमवर्क में बतानी है, ठीक है दोस्त। आपको आज की क्लास कैसी लगी, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा हर दिन हमारे अंदर सेम एनर्जी नहीं होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से हर दिन सेम टॉपिक नहीं होता। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, कल का नहीं हुआ था थोड़ा सा, तो कल की क्लास में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे भैया वो चीज़ ही कठिन थी, है ना। तो तुम्हें उसमें उतनी गहराई पे नहीं जाना, जो मैंने तुम्हें कोई पॉइंट्स वगैरह बताए थे उतने समझ लो कि तुम्हारा सवाल बन जाएगा बढ़िया तरह से, ठीक है ना। तो किसी किसी दिन कुछ टॉपिक्स होते ही ऐसे हैं जिनमें ना आप कुछ बहुत ज्यादा कर सकते ना मैं कुछ बहुत ज्यादा कर सकता, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।